नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। विपक्ष में कंफ्यूजन कब सॉल्यूशन? जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रदेश में चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में लौटेंगे या नहीं। लेकिन अमेठी में इससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या राहुल गांधी इस बार वहां से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। राहुल के लड़ने या ना लड़ने को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने उन्हें 50,000 से ज्यादा वोटों से अंतर से हरा दिया था। वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने इस बार फिर वायनाड से ही लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नामांकन दाखिल कर दिया है। 2019 के चुनाव में अमेठी के अलावा राहुल वायनाड से भी लड़े थे। अमेठी में हार के बावजूद वायनाड के जीत के चलते वह संसद पहुंच गए थे। उस चुनाव के दौरान वह सीट सेफ मानी जा रही थी, लेकिन मामला थोड़ा सीरियस हो गया है। दरअसल इस बार केंद्र में कांग्रेस का सपोर्ट करने वाली केरल की सत्ताधारी पार्टी सीपीआई ने वायनाड से पार्टी महासचिव डी राजा की पत्नी एनजी राजा को उतारा है। वहीं बीजेपी ने भी इस सीट पर पूरा जोर लगाने के लिए प्रदेश पार्टी अध्यक्ष के सुरेंद्रन को उतार चुकी है। ऐसे में पिछली बार राहुल के लिए ये जीत चुनाव जितना आसान था, शायद इस बार उतना आसान ना रहे और उन्हें चुनाव प्रचार में ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी में लोकसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त कंफ्यूजन चल रही है। रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ के बाद अब बदायूं सीट अखिलेश की ही टेंशन बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने साफ साफ संकेत दिया कि बदायूं की सीट पर उनकी जगह पर उनके बेटे आदित्य यादव उम्मीदवार हो सकते हैं। प्राइम एजेंडा में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं। गांधी परिवार लड़ेगा रायबरेली या अमेठी से चुनाव, इस सूत्रों के द्वारा जानकारी निकलकर सामने आ रही है। रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है, हमारे सूत्र बता रहे हैं। प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ सकती हैं। राहुल गांधी 26 अप्रैल के बाद अमेठी आएंगे, सूत्र हमारे बता रहे हैं। वायनाड में चुनाव संपन्न होने के बाद अमेठी आएंगे राहुल गांधी। और चर्चाओं का विषय यह भी है कि 26 अप्रैल को वायनाड में है लोकसभा चुनाव और उसके संपन्न होने के बाद राहुल गांधी अमेठी आएंगे। वायनाड चुनाव के बाद अमेठी से राहुल गांधी नामांकन करेंगे, सूत्र बता रहे हैं। बदायूं के उम्मीदवार को लेकर समाजवादी पार्टी में कंफ्यूजन लगातार जारी है। पहले यहां से उम्मीदवार शिवपाल यादव थे, अब आदित्य यादव को हो सकते हैं बदायूं के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। शिवपाल यादव के बेटे हैं आदित्य यादव, उनको आदित्य यादव को उम्मीदवार बनाया जा सकता है बदायूं से। अखिलेश ने पहले शिवपाल को उम्मीदवार बना दिया था, लेकिन अब बेटे को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। बदायूं की जनता युवा उम्मीदवार चाहती है, शिवपाल यादव ने कहा, तो आदित्य यादव को मैदान में उतारा जा सकता है। समाजवादी पार्टी किन सीटों पर प्रत्याशी बदले हैं? पहली सीट थी मुरादाबाद, आपको बता दें एसटी हसन की वजह रुचि वीरा को। बागपत में पहले मनोज चौधरी को मैदान में उतारा गया, तो उसके बाद अमरपाल शर्मा को मैदान में उतारा गया। अगर बात बदायूं की जाए, पहले धर्मेंद्र यादव थे, फिर शिवपाल यादव। अब चर्चाओं का बाजार यह है कि उनके बेटे आदित्य को मैदान में उतार सकते हैं। बिजनौर से भी यशवीर सिंह को पहले उतारा गया था, उसके बाद दीपक सैनी को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। और मेरठ की बात करें तो भानु प्रताप, अतुल प्रधान, फिर सुनीता वर्मा को मैदान में उतारा गया। तो गांधी परिवार लड़ेगा रायबरेली अमेठी से चुनाव, सूत्र बता रहे हमारे। रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। 26 अप्रैल को वायनाड में लोकसभा का चुनाव, उसका संपन्न होने के बाद राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। 27 को नामांकन कर सकते हैं राहुल गांधी, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो कांग्रेस अपने दोनों गढ़, चाहे वो रायबरेली हो अमेठी हो, दोनों को छोड़ना नहीं चाहती है। एक बार राहुल गांधी अमेठी से और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, सूत्रों के द्वारा यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बदायूं के उम्मीदवारों को लेकर समाजवादी पार्टी में कंफ्यूजन भी देखने को मिल रहा है। शिवपाल यादव उम्मीदवार थे, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल की जगह उनके बेटे आदित्य यादव यहां से उम्मीदवार बन सकते हैं। और समाजवादी पार्टी ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों को बदला है, चाहे वह मेरठ की सीट हो, मुरादाबाद की सीट हो, चाहे बिजनौर की सीट हो। बदायूं को लेकर चर्चा है। तो सवाल ये कि आखिरकार समाजवादी पार्टी में इतनी कंफ्यूजन क्यों है कि एक उम्मीदवार तय हो पाता है जब तक दूसरा तैयार हो जाता? क्या अंदर कंफ्यूजन बना हुआ है? मुरादाबाद में पहले एसटी हसन को उम्मीदवार बनाया गया था, उसके बाद रुचि वीरा को टिकट दिया गया। और अगर बात की जाए बागपत की, तो मनोज तिवारी को पहले उम्मीदवार बनाया गया था, उसके बाद अमरपाल शर्मा को मैदान में उतारा गया। बदायूं सीट की बात की जाए तो पहले धर्मेंद्र यादव मैदान में थे, उसके बाद शिवपाल यादव। चर्चाओं का बाजार है,
आदित्य यादव को लेकर। बिजनौर की बात करें, यशवीर सिंह को पहले मैदान में था, फिर दीपक सैनी वहां से उम्मीदवार बने। और मेरठ की बात की जाए तो पहले भानु प्रताप, अतुल प्रधान, उसके बाद सुनीता वर्मा वहां से उम्मीदवार बनाई गई। तो आखिरकार समाजवादी पार्टी में चल क्या रहा है? बार बार उम्मीदवार बदलने के आखिरकार संकेत क्या है? क्या पार्टी में अंदर कोऑर्डिनेशन की कमी है? क्या ठीक से तालमेल नहीं बन पा रहा है? आखिर खींचतानी उम्मीदवारों को लेकर क्यों बन रही है, जबकि उम्मीदवार का नाम का सिलेक्शन बहुत ही सोच समझकर फाइनल डिसीजन पार्टी की तरफ से किया जाता है। बार बार उम्मीदवारों के नामों को लेकर समाजवादी पार्टी आखिरकार तालमेल क्यों नहीं बना पा रही है? सवाल यह भी निकल कर आ रहा है। सवाल यह भी निकल कर आ रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे तो क्या अमेठी की जनता उनको स्वीकार कर लेगी? क्योंकि स्मृति ईरानी बहुत पहले से ही चुनाव मैदान में वहां पर डटी हुई हैं। और ये देखा जा रहा है, रायबरेली को अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। तो सवाल बहुत सारे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पुरजोर तरीके से मैदान में उतरी हैं अपने अपने उम्मीदवारों के लेकर। बड़े बड़े योद्धा चुनावी प्रचार में जनता को संबोधित कर रहे हैं और जनता से अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिव सिंह भारती, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है भारती साहब आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक तिवारी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। स्वागत है अशोक जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुशील पासी, प्रवक्ता कांग्रेस के। स्वागत है सुशील जी आपका। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमिताभ ठाकुर जी, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है अमिताभ जी आपका। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा सुशील जी आपके पास। सुशील जी, चर्चा ये है कि राहुल गांधी अमेठी में ताल ठोक सकते हैं, प्रियंका गांधी रायबरेली से मैदान में उतर सकती हैं। सवाल मेरा सर आपसे यह है कि पिछली बार तो राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे, 50,000 का अंतर था, जबकि अमेठी कांग्रेस का गढ़ रही है, रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रही है। अमेठी से राहुल गांधी लंबे समय से जीतते आ रहे हैं, रायबरेली से सोनिया गांधी लंबे समय से जीतती आ रही हैं। इतनी देरी आखिरकार कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को उतारने को लेकर क्यों कर रही है? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इतनी देरी करेगी तो जनता आपको स्वीकार करेगी? आप आवाज आ रही मेरी? बहुत अच्छी सर आ रही है आपकी आवाज। अमेठी में कोई देरी का सवाल नहीं है। रायबरेली और अमेठी और इलाहाबाद की 3 सीटें हमारी जो 5वें और 6वें चरण की हैं, उसको जब सीएसी जो हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी होती है वो तय कर देती है कि हमारा उम्मीदवार कौन होगा। रायबरेली और अमेठी की जनता चाहती है कि गांधी परिवार से उनका सदियों से पारिवारिक रिश्ता रहा है, तो रायबरेली और अमेठी की जनता चाहती है कि अमेठी से राहुल गांधी जी लड़े और रायबरेली से आदरणीय प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़े। तो इसमें कोई देरी की बात नहीं है। जब 5वें और 6वें चरण का इलेक्शन अनाउंस होगा तो उसके पहले आप देखेंगे कि दोनों सीटों पर अनाउंसमेंट हो जाएगा और चुनाव हो जाएगा। रही बात आपने जो कही है कि पिछली बार 50,000 से चुनाव राहुल गांधी जी चुनाव हार गए, उसके पहले भी श्रीमती जो स्मृति ईरानी जी है वो राहुल गांधी से ही हारे थे, तो राहुल गांधी से हार गई थी। अब उसके बाद आप जानते हैं कि 2019 का जो चुनाव हुआ वो स्वाभाविक तौर पर पुलवामा की जो वेब बनाई गई थी उसका असर पूरे उत्तर भारत में हुआ है। सुशील जी, आपने मेरी बात को ही नहीं समझा। आपने सुशील जी मेरी बात को ही नहीं समझा, बातों को घुमा गए। अगर आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को स्मृति ईरानी को हराया और स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया, तो बहुत बड़ी बात है। किसी गढ़ में सेंध लगा लेना और किसी गढ़ जो कि लंबे समय से कांग्रेस का जिस पर राज चलता था उसको अगर बीजेपी की एक कैंडिडेट वहां से छीन लेती हैं तो सवाल सर बहुत से हैं। अगर आपको अमेठी से अपनी तैयारियां करनी थी तो आपको बहुत पहले से ही मैदान में उतरना चाहिए था। आपको वायनाड चले गए आप नहीं। आप कह रहे हैं कि अमेठी से जनता लड़ेगी, यहाँ से हार जाएंगे। देखिए ऐसा है कि हमारे जो जननायक राहुल गांधी जी हैं वो पूरे देश के नेता हैं। वो दक्षिण भारत से भी लड़ सकते हैं, उत्तर भारत से भी लड़ सकते हैं। भारतीय जनता नहीं, लंबे समय से अमेठी से लड़ते आ रहे हैं ना सर, लंबे समय से अमेठी से लड़ते आ रहे हैं। सवाल उठेगा सर, लंबे समय से अमेठी से लड़ते आ रहे हैं सर, लंबे समय से अमेठी से लड़ते आ रहे हैं तो सर सवाल उठेगा। लंबे समय से अमेठी से लड़ते आ रहे हैं, सवाल उठेगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हो गया कि अमेठी मैदान छोड़कर वहां से चले गए? जनता पूछ रही है अमेठी की। अरे भाई आप
क्या सवाल कर रहे हैं? जब 5वें चरण का चुनाव होगा, अभी कोई चुनाव पहले चरण का तो शुरू हुआ है, अभी पहले चरण का। कैसी बातें सर कर रहे हैं आप? हिंदी बेल्ट आप नॉर्थ इंडिया में छोड़, ठीक है मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ अशोक तिवारी जी जुड़े। अशोक जी मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? जी। अशोक जी, ये देखा गया कि आप समाजवादी पार्टी के, चाहे वो मेरठ सीट हो, चाहे वो बदायूं सीट हो, चाहे वो बिजनौर सीट हो, जो उम्मीदवार लगातार बनते, जो एकदम तैयार होते हैं भैया कि हम उम्मीदवार बन गए हैं, हमारे लड्डू पैक कर दीजिए और हम नामांकन करने जा रहे हैं, और जब तक लड्डू पैक होते हैं तब तक खबर आ गई दूसरा उम्मीदवार आ गया, उनके लड्डू और डब्बे पैक किए क्या रह जाते हैं। सर ये चल क्या रहा है सर समाजवादी पार्टी के अंदर? अब ये चर्चाओं का बाजार गर्म है कि शिवपाल यादव वहां से नहीं अपने बेटे आदित्य को मैदान में उतार सकते हैं। सर सब कुछ ठीक है ना समाजवादी पार्टी में? देखिए चौहान साहब, सब कुछ ठीक है समाजवादी पार्टी में, कुछ नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि भाजपा को खलबली है इस चीज से। देखिए हमारी रणनीति होती है, हमारी कोई भी रणनीति होती है, ये हमारी पार्टी का विषय है। पार्टी में क्या होता है, कैसे होता है, ये पार्टी का विषय होता है। और पार्टी में अपनी रणनीति होती है। सर जनता कंफ्यूज है कि पार्टी कर क्या रही है। जी जनता बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। जनता को एक लक्ष्य है, जनता को कि महंगाई कम कैसे हो, बेरोजगारी दूर कैसे हो और किसानों की आय कैसे बढ़े। इसी बात को लेकर जनता हमारे साथ है। हमारे साथ जनता पूरी तरह से है और जनता चाहती है कि हम आगे आगे चलें और जनता का ये मनोकामना पूर्ण हो, हमें वोट दे करके पूर्ण हो, जिससे कि हम ऐसी सरकार बनाए, इंडिया गठबंधन सरकार बनाए केंद्र में, जिससे कि भाजपा के इस झूठे जुमले से जनता को आजादी मिले। भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास क्यों किया था? 2014 में मोदी जी में विश्वास किया था जनता ने और पूरा विश्वास किया था, काफी बहुमत से जिताया था मोदी जी को। ये इस आशा विश्वास पर कि महंगाई कम करेंगे, आर्थिक ताकत बढ़ेगी हमारी, हमारे पास पैसे आएंगे, हम बेरोजगारी हमारी दूर होगी, किसानों की आय बढ़ेगी। इनसे इन्होंने लॉलीपॉप खिलाया था, मंसूबे बनाए थे और मंसूबे में आकर सरकार को वोट दिया था भाजपा को जनता ने। भाजपा को 2019 में दामन फैलाया भाजपा ने, जनता ने फिर भी उसका दामन भर दिया और 19 में 5 साल की सरकार बना दी इनकी। 10 साल की सरकार के बाद भी जब जनता के मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, जनता बेचैनी की बेचैनी रह गई, किसानों के कर्ज नहीं माफ किए गए और अमीरों के कर्ज माफ कर दिए गए। लेकिन अशोक जी, हमारे साथ है। अशोक जी, जब कोई कैंडिडेट के नाम का ऐलान होता है तो पार्टी के सर्वे सर्वा उसको फाइनल करते, एक मीटिंग होती है जिसमें विचार रखे जाते हैं, सभी से विचार विमर्श किया जाता है कि इस क्षेत्र में किसकी पकड़ है, किन्होंने कैसा काम किया है, एक फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि भैया इस लोकसभा सीट से उम्मीदवार होंगे। आपकी पार्टी में ऐसा क्यों नहीं हो पाता सर कि देखा जाता है कि तुरंत नामांकन करने वो भी पहुंच गए एसटी हसन साहब कुछ और कह रहे हैं, रुचि वीरा जी कुछ और कह रही हैं, देखा जा रहा है आप शिवपाल यादव को, वहां पहले धर्मेंद्र यादव जी थे, शिवपाल यादव जी थे, अब आदित्य का नाम निकलकर सामने आ रहा है। सर आगे क्या चल रहा है? जी हमारी पार्टी एक ताकतवर पार्टी है। हमारी पार्टी में बहुत से लोग लड़ने वाले हैं, बहुत से लोग लड़ने वाले हैं सर, ठीक बात है, लेकिन नाम तो एक फाइनल होना चाहिए ना सर। इसका मतलब ये हुआ कि पहले नाम फाइनल नहीं हुआ। उसी बात पर बिंदु पहना रहा हूँ। वो सारी चीजें हमारे यहाँ इतनी ताकतवर है, इतने ताकतवर लोग लड़ने वाले हैं कि उनमें से डिसाइड होकर के एक रणनीति के तहत, रणनीति बनी हुई है हमारी, उस रणनीति के तहत हम तय करते हैं कि कब किसके कहाँ लड़ना है। और सवाल इस बात का है कि साइकिल का चुनाव चिन्ह है, साइकिल इतना प्रचलित चुनाव चिन्ह है, जनता साइकिल को वोट देगी, हमारा प्रत्याशी कोई भी हो, कहीं से कोई प्रत्याशी आता है तो जनता जो है साइकिल को पहचानती है, साइकिल को जानती है, साइकिल को वोट देती है। तो उतार दीजिए किसी और को, उतार दीजिए, डिंपल यादव को रहने दीजिए सर। अगर साइकिल को देख के प्रत्याशी वोट करती है तो मैनपुरी से किसी और को उतार दीजिए, डिंपल यादव को रहने दीजिए। नहीं, ये हमारा विषय पार्टी का अलग है। नहीं, आप नहीं कह रहे कि हमारे जो वोट पड़ता है वो साइकिल को देख के होता है, चेहरे को देख कर नहीं होता, इसलिए मैंने कहा आपसे। जहाँ जैसी मांग होती है, जनता जैसा प्रत्याशी चाहती है उस प्रत्याशी को दिया जाता है जनता को। चलिए मैं आता हूं सर आपके। शिव सिंह भारती जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? जी आ रही है। भारती साहब, समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि हमारी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है और उसी के आधार पर अपने उम्मीदवारों को चुनते हैं। अब बीजेपी को जनता ने हराने का मन बना लिया है। जनता महंगाई से परेशान है, जनता बेरोजगारी से परेशान है, महिलाएं सुरक्षा को लेकर परेशान है, रोजगार नहीं लोगों को मिल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक से नहीं है, तो जनता बिल्कुल मूड में आ चुकी है। समाजवादी पार्टी विपक्ष आप पर तमाम सवाल खड़े कर रहा है।
मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के जो मित्र अभी बोल रहे थे वो शायद किसी और उत्तर प्रदेश में रहते होंगे। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है, इसके पूर्व का जो उत्तर प्रदेश था, उसमें हम सभी ने देखा है कि किस तरह महिलाओं का सम्मान होता था, किस तरह सड़कों पर लोगों को लूटा जाता था, किस तरह से बलात्कार की घटनाएं होती थी, और उन पर उनके मुखिया कहा करते थे कि बच्चों से गलती हो जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा लगा रही है, वह उसी जनता जनार्दन के विश्वास के ऊपर वह नारा लगा रही है कि हम 400 के पार जा रहे हैं। और रही इनके टिकट की घोषणाओं की बात है, इनको सबसे पहले तो परिवार दिखाई देता है। सबसे पहले तो इन लोगों को अपने परिवार के लोगों को सेट करना है। जब वो सेट हो जाएंगे फिर बेचारे कार्यकर्ताओं का नंबर आता है। जब तक इनके पर घर में इतनी फूट मुरब्बल हो जाती है कि परिवार के लोग जब तक सेट नहीं होंगे तब तक कार्यकर्ताओं का कहीं नंबर नहीं आने वाला। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है वह आगे निकल चुका है। इस तरह की मनगढ़ंत बातें हमारे जो मित्र साथी बोल रहे हैं, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं और इन सब बातों का उनका कोई लाभ नहीं मिलने वाला। भारतीय जनता पार्टी 400 के पार जीत रही है और पुनः मोदी जी इस देश में प्रधानमंत्री बनेंगे। यह जहाँ जितने मित्र हम लोगों के साथ डिबेट बैठे हुए सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन सवाल ये उठा रहे हैं कि आपने धरातल पर कोई काम नहीं किया, जनता आपको पसंद ही नहीं कर रही, विपक्ष ये कह रही है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, अगर धरातल पर भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया है तो मैं अपने मित्रों से कहना चाह रहा हूँ कि आप धरातल पर कहाँ है? आप कब धरातल पर उतरे? कब जनता की मांगों को लेकर आप सड़कों पर आंदोलन करने गए? कौन से मुद्दों को लेकर आप गए? आराम से इनसे आराम से हाँ, आराम से बोलिए। जी सर। नेटवर्क इशू है क्या? नहीं सर, आपकी आवाज आ रही, बोलिए सर, बोलिए। तेज बोलते हो तो आवाज क्रैक करती है सर। जी जी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, बहुत अच्छी है सर, बोलिए। जी सर। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जनता जो है, हम सभी जनता के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे जनता के बीच में काम करती है। वह चाहे विकास की योजनाओं पर लेकर हो, चाहे रोजगार को लेकर हो, चाहे विभिन्न विषयों को लेकर हो। आज भारतीय जनता पार्टी ने गरीबी रेखा को 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा इस देश के लिए का योगदान है और सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अमिताभ जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? जी जी, मिल रही है। अमिताभ जी, देखा जाए लोकसभा चुनाव का मौसम है और ऐसे मौसम में आरोपों की झमाझम बारिश होना तो लाजमी है। सवाल सर मेरा आपसे है कि जिस प्रकार से देखा जाए, खबरें ये निकल कर आ रही हैं कि राहुल गांधी वायनाड में इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद, जो चुनाव पूरा होने के बाद राहुल गांधी अमेठी आएंगे, नामांकन करेंगे। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि अमेठी से राहुल गांधी मैदान में लड़ सकते हैं और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, सूत्र ये बता रहे हैं। कांग्रेस अपने दोनों गढ़, चाहे वो समाजवादी कांग्रेस अपने दोनों गढ़, चाहे वो रायबरेली हो चाहे वो अमेठी हो, नहीं छोड़ना चाहती है। तो आपको क्या लगता है कि जनता उनको स्वीकार करेगी? जनता के मन में किस प्रकार के विचार आएंगे? और दूसरा सवाल मेरा सर आपसे है कि जो समाजवादी पार्टी में पल पल ऐसे कैंडिडेट बदल रहे हैं, तो जनता के मन में कैसे विचार उठ रहे होंगे कि आखिरकार कैंडिडेट्स स्टेबल नहीं है तो पार्टी पर आगे कैसे विश्वास किया जा सके? क्या ये विचार जनता के मन में उठ रहे होंगे या नहीं? जाहिर सी बात है, रायबरेली और अमेठी की जनता चाहती है, वहाँ पे जो कांग्रेस के कोर वोटर हैं वो हमेशा चाहते हैं कि कांग्रेस के जो लीडरान हैं वो यहीं से लड़े, क्योंकि वो गांधी परिवार की वो परमानेंट सीट रही है और उनके रहने से उनको थोड़ा सा एक अलग सा महसूस होता है। उनकी इच्छा तो है, लेकिन राहुल गांधी जैसे चले गए थे, पिछली बार हार गए और फिर अभी भी वो नहीं चाह रहे वहां से लड़ना, क्योंकि उन्हें आशंका है कि वो हार जाएंगे। वायनाड में इसलिए थोड़ा सा अभी रोका गया है कि वायनाड में भी स्थिति क्रिटिकल हो गई है। अगर वायनाड में उनको ऐसा लगता है कि चुनाव में के मतदान के बाद अगर उनको लगता है कि वो हार ही जाएंगे, तो निश्चित रूप से अमेठी से वो हारने वाले हैं। और उनकी चिंता ये भी है कि क्या अमेठी में उनको जीत के कोई उनका चांस है या नहीं है, क्योंकि देखिए जब से वो हारे हैं अमेठी जा करके उन्होंने जनता के बीच कोई काम नहीं किया है। आप जीते या हारे, अपने क्षेत्र की जनता के बीच में जाते आते रहना चाहिए, प्रोग्राम्स करते रहना चाहिए। एग्जैक्टली। लोगों के बीच एक उम्मीद जगती है कि ये कैंडिडेट जो है ये हमारा ख्याल रखता है, हमेशा हार गया है तो भी आ रहा है।
उस लिहाज से देखें तो अभी मुझे नहीं लगता कि पिछले 5 साल में कोई खास इनका आवागमन या लोगों के बीच प्रोग्राम्स या कुछ ऐसी चीजें रही हैं, ऐसा कुछ खास नहीं रहा है। वो यात्रा जो निकली थी जरूर उसका थोड़ा सा असर आएगा, लेकिन जीत की संभावना मुझे लग नहीं रही। फिर भी लड़ना वहां से गांधी परिवार को चाहिए, ये सही बात है। इससे कांग्रेस की कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा और वो थोड़ी मेहनत करेंगे। अगर कांग्रेस के गांधी परिवार से लोग नहीं लड़ेंगे उन सीटों से, तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में निराशा छाएगी, जो कि अच्छी बात नहीं होगी चुनाव की दृष्टि से। उसका असर पड़ता है। एक ही देखा जाए, स्मृति ईरानी लंबे समय से वहां चुनाव का प्रचार कर रही है, 1-2 महीना हो चुका है उनको, वो अमेठी में डटी हुई हैं और अभी कांग्रेस की तरफ से कोई पत्ता नहीं खोला गया। चर्चाओं का विषय ये है कि राहुल गांधी मैदान में उतर सकते हैं। देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट है ना। आप देखिए, पूरा का पूरा विपक्ष अभी आपसी और आंतरिक लड़ाइयों में ही उलझा हुआ है। ये अभी तक चुनाव लड़ने के मोड में आए ही नहीं है, पहले आंतरिक लड़ाइयों से निपट रहे हैं। अब सपा का भी जो हाल आप देख ही रहे हैं, वो सीट तक नहीं तय कर पा रहे हैं। किसी एक को दे रहे हैं, फिर वो आपसी दबाव पड़ जा रहा है, फिर दूसरे को दे रहे हैं। इससे अखिलेश जी की मेरे ख्याल से अपरिपक्वता भी झलकती है और मुझे ऐसा लगता है कि संगठन में उनकी पकड़ थोड़ी कमजोर है, क्योंकि जो अलग अलग गिरोह जो अंदर बने हुए हैं ना, वो सारे काफी मजबूत हो रहे हैं और बाध्य कर रहे हैं अखिलेश जी को कि निर्णय बदलिए। अब ये होना नहीं चाहिए। होना ये चाहिए था कि इनकी जो कार्यकारिणी है, जो चयन समिति है, जो चुनाव समिति इन्होंने बनाई हुई, अगर बनाई है तो, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है कि उस ढंग से बंटवारा हो रहा है टिकट। अखिलेश जी जिसको तय कर दे रहे हैं उसको टिकट जा रहा है वाला हाल है। तो उसके ऊपर इनको स्टैंड करना चाहिए। एक बार जिसका टिकट फाइनल हो गया, एक आध टिकट तो बदलता है, ऐसे 9 जगह का टिकट बदल रहा है, 2 बार बदल रहा है। ये चीजें जो है संदेश गलत भेजती हैं जनता के अंदर। जनता को लगता है कि पार्टी के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी और स्थिरता अगर पार्टी के अंदर नहीं है तो उसके ऊपर जनता कैसे भरोसा करेगी, कैसे उम्मीद करेगी कि सरकार में आने के बाद ये स्थिर होकर के सरकार को चलाएंगे। इनकी इन फाइटिंग दिख रही है अभी, तो उस वक्त भी इन फाइटिंग होगी तो प्रदेश का काम कैसे करेंगे। ये बातें सोचनी चाहिए, पार्टी के हर एक सदस्य को सोचनी चाहिए, हर एक नेता को सोचनी चाहिए। उस लिहाज से तो मुझे विपक्ष बड़ा बिखरा हुआ नजर आ रहा है और जैसे संदेश मिल रहे हैं, जैसे रिपोर्टिंग हो रही है, जो सर्वेक्षण हो रहे हैं, उन सब से बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि विपक्ष जो है वो अभी तक चुनाव के लिए तैयार ही नहीं है, जो कि बहुत गलत संकेत। सुशील जी, देखा जाए कि स्मृति ईरानी वहां लंबे समय से चुनाव प्रचार कर रही हैं, कांग्रेस की तरफ से क्या कोई ऐसा नेता गया जिसने कोई कैंपेन चलाया हो, 5 सालों में कोई काम किया हो, कोई वहां पर लोगों से संवाद किया हो, मदद की हो, जिससे कांग्रेस एक आस, अमेठी की जनता, रायबरेली की जनता एक आस देखे कांग्रेस के अंदर? देखिए, आखिर मैं अभी भाजपा के प्रवक्ता के और आपके वरिष्ठ पत्रकार को सुन रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि 2014 के पहले की कैसेट चल रही है। अरे भाई, ये 2024 का चुनाव होने जा रहा है। स्मृति ईरानी ने अमेठी के विकास के लिए क्या काम किया है और कोरोना काल में किस तरह से हमारी स्मृति ईरानी जो सांसद थी वो लापता थी और 13 अरे सर, लापता थी या नहीं थी वो जनता डिसाइड करेगी ना सर। आप क्यों डिसाइड करेंगे ना, हम डिसाइड करेंगे कौन सा सांसद लापता था, कौन सा नहीं था। मेरी बात सुनिए। हाँ, नहीं, 1 सेकंड सर, 1 सेकंड। लापता कौन था ये जनता डिसाइड करेगी। देखिए, एक तरफा मैं आप लोगों की बात को बहुत ध्यान से सुना हूँ ना, मैं सबकी सुना हूँ, तो मेरी सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये चुनाव इस पर नहीं होने जा रहा है। 1 सेकंड सर, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। आपको 37, भाजपा को केवल 37% ही हो। 1 सेकंड सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। 1 सेकंड सर, 1 सेकंड। सुशील जी की आवाज को ठीक कीजिए, फिर मैं बाद में आपके पास आता हूँ। पीसीआर, सुशील जी की आवाज को ठीक कीजिए, मेरे पास समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे हैं। सर मैं आता हूं आपके पास 1 मिनट के बाद। अशोक जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? अशोक जी सर, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? हाँ, मिल रही है आपकी आवाज। अशोक जी, ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में अलग अलग बातें चल रही हैं, कहीं आजम खान का चल रही है, कहीं शिवपाल यादव की चल रही है, कहीं अखिलेश यादव की चल रही है, कहीं राम गोपाल यादव की चल रही है। ऐसा सर क्यों चल रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है जैसा आपको लग रहा है। जो आपको लग रहा है वो चल नहीं रहा है, और जो चल रहा है वो आपको लग नहीं रहा है। सवाल इस बात का है कि हमारी पार्टी में पूरा डिसिप्लिन है,
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, डिसिप्लिन सर दिख नहीं रहा, लेकिन जैसा समझते हैं, जैसा सोचते हैं, सब विचार विमर्श होता है और विचार विमर्श के बाद कोई कार्य होता है। तो एकदम से अच्छा माहौल है और अच्छे माहौल में काम हो रहा है, सब आपस में एकता है, समझ के हिसाब से काम हो रहा है, कोई समस्या नहीं है। अब आप जानना क्या चाहते हैं ये बताइए। नहीं सर, ये समझ है कि मतलब 3-3 कैंडिडेट्स को एकदम उतार दो, इतने परिपक्व होने के बाद भी। कैंडिडेट का कोई, मैंने आपको एक चीज स्पष्ट बता दी चौहान जी कि माहौल ऐसा है इस समय जिसमें भारतीय जनता पार्टी खुद ही परेशान है। नहीं, कैसा माहौल है जरा बता दीजिए, कैसा माहौल है, कैसे परेशान है? मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, जनता के सामने जाने से डर रही है भाजपा जोड़ तोड़ कर रही है, लेकिन चुनाव प्रचार लगा कर रही है, उधर का इधर कर रही है और हमारे साथ जनता है ना, हम जनता के बल पे काम कर रहे हैं, जनता हमारे साथ है, जनता मुद्दों के साथ है, जनता भाजपा को हराने के लिए हमारे साथ है। तो हम जिसको भी टिकट दे देंगे, टिकट का फैसला जिसका भी पक्ष में हो जाएगा, जो भी जहां से लड़ेगा उसको जनता के दो लोगों को लेकर कंफ्यूजन हो सर, आ रही है, जनता हमें जिताने जा रही है, जनता भाजपा को हराने जा रही है, तभी कंफ्यूजन हो रहा है सर 2-3 टिकट को लेकर। बिल्कुल ही बुरी तरह से भाजपा को पास करने जा रही है जनता का माहौल बना हुआ है, माहौल भाजपा के खिलाफ है। 10 साल शासन किया भाजपा ने, 10 साल में कुछ नहीं दिया। आज माहौल जब खिलाफ है तो भाजपा छटपट कर रही है, भाजपा इनको मिला रही है, उनको मिला रही है, जनता नहीं जा रही है, खाली नेता लोग जा रहे हैं भाजपा में, जनता नहीं जा रही है भाजपा में, जनता हमारे साथ है और हम वो तो 4 तारीख को पता पड़ेगा कि जनता किसके साथ है। चुनाव लड़ेगा समाजवादी पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा, चुनाव नतीजे आने के बाद पड़ेगा कि जनता किसके साथ थी। भारती जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? साइकिल को जनता पहचानती है और साइकिल को जिताने जा रही है और पंजे को जिताने जा रही है और ऊर्जा गठबंधन को जिताने जा रही है। जी भारती जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? आ रही है। भारती जी, अशोक जी का ये कहना है कि बीजेपी डरी हुई है, बेचैन है और चुनावी सभा भी आप लोग नहीं कर रहे, इधर का उधर कर रहे हो और जनता मूड बना चुकी है आपको हराने को लेकर, आपके अंदर बेचैनी दिखाई दे रही है चुनाव लड़ने को लेकर। जोड़ तोड़ कर रहे हैं, इसलिए जोड़ तोड़ भी कर रहे हैं, कह रहे हैं। ठीक है, मैंने बोल दिया। आवाज इतनी खड़खड़ा रही है और मैं तो जानता हूँ कि इनके पास कार्यकर्ता ही नहीं बचा है। ये जो बात कर रहे हैं, कार्यकर्ता इतनी बुरी तरह से पलायन कर रहा है, इनके पास नीचे तक जाने वाले लोग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता इतना मजबूत है, फालतू की बातें क्यों करते हो भाई? सपा का कार्यकर्ता इतना मजबूत, समाजवादी लोग, समाजवादी युवा, समाजवादी। ठीक है आते हैं अशोक जी, ठीक है भारती जी अपनी बात करो, ठीक है सर, किसी को मुंह दिखाने नहीं, चुल्लू को पानी में गिलू, ठीक है आप जो है किस तरह बेमानी, ठीक है सर, ठीक है अशोक जी, ठीक है आते हैं आपके पास सर, आते हैं अशोक जी, आते हैं आपके पास। हो गया सर, हो गया, अरे हो गया सर अशोक जी, थोड़ा अशोक जी 1 सेकंड सर, ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं अशोक जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपको पूरा मौका दूंगा। भारती जी आपकी बारी, जल्दी से करो, मुझे जाना है सुशील जी के पास में। सुन लीजिए, देखिए परिणाम जो भी आने वाला 4 जून को आएगा, इतनी बौखलाहट ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस दिन से सरकार शपथ लेती है उस दिन से जनता के बीच में होता है और चुनाव जब तक आता है तब तक जनता के बीच में होता है। बीच में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, नेता, सांसद, विधायक कहीं आपको गायब नहीं मिलेंगे। परमानेंट वो जनता के बीच में रहकर काम करने वाले, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास 2 बार से जनता ने जताया और इसको 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो जता रही है जनता, और वो साथी कह रहे हैं कि बौखलाहट है, चुल्लू भर पानी धूप करना चाहिए, इस तरह के शब्दों का ये प्रयोग कर रहे हैं जो बिल्कुल असंसदीय है। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, जनता के बीच में गई है, परमानेंट अपनी योजनाओं को लेकर गई है, विभिन्न वर्गों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ख्याल रखा है। तो जब परिणाम आएंगे तो परिणाम आपके सामने आएंगे, इतनी बौखलाहट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है सुशील जी, मेरी आवाज मिल रही है सर? सुशील जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? नहीं, आपकी आवाज आ रही है, हमारी आवाज आ रही है? आपकी आवाज सर बहुत अच्छे से आ रही है सर, आपको मैं बीच में रोकना पड़ा था, अपनी बात को रखिए, आपकी आवाज अब बहुत अच्छे से आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये 10 साल के बाद
सरकार की परफॉर्मेंस पर जो है वोट पड़ने जा रहा है। आपने मनरेगा में केवल 7 रुपए मजदूरी बढ़ाई है और इसीलिए हमारा जो न्याय पत्र आया उसमें मनरेगा की मजदूरी हमने कहा है कि देश के श्रमिकों को हम 400 रुपए उनकी मजदूरी करने का काम करेंगे। और युवकों के लिए आपने रोजगार के लिए नौकरी नहीं दी है, आपने पेपर लीक दिया है। और हमारे जननायक राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार बनते ही हम 30 लाख सरकारी पद जो खाली पड़े हैं उन 30 लाख पदों को भरने का काम करेंगे। महालक्ष्मी योजना के तहत हम महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना देने का काम करेंगे। और इनकी सरकार ने क्या किया कि 400 रुपए वाला सिलेंडर उन गरीब लोगों से 1100 रुपए में बेचवाने का काम किया। इस देश में रोजगार आपके परफॉर्मेंस पर वोट पड़ने जा रहा है। आपने इस देश में जो युवाओं के साथ अन्याय किया है, 4 साल वाली नौकरी दे दी है सेनाओं में। इस देश में कभी ऐसा हुआ है? हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हमको 15 साल का प्रधानमंत्री बना दिया जाए और इस देश के नौजवानों को वो कह रहे हैं कि आप संविदा पर नौकरी करिए, आप आउटसोर्सिंग पर नौकरी करिए, आप 4 साल की केवल अग्निवीर योजना के तहत नौकरी करिए। तो इस देश में 140 करोड़ लोग रह रहे हैं और जो आप 80 करोड़ लोगों को जो राशन के नाम पर आप वोट ले रहे थे, वही राशन वाले ही अब आपके खिलाफ चले गए हैं। आप इस चक्कर में मत रहिए। आपके दिमाग में ये भ्रम है कि हम मैनेजमेंट के आधार पर चुनाव लड़ लेंगे। अरे भाई, जैसे ही आपकी पोल खुल गई चुनावी बॉन्ड में और उसमें पूरे देश में देखा कि आपका चोला, चरित्र, चेहरा सब कुछ बेनकाब हो गया। आपने गुजरात मॉडल ऐसा लेकर के आए कि कंपनियों से चंदा लेंगे, कंपनियां महंगाई बढ़ाएंगी, जनता का शोषण करेंगी और इस देश में जो टैक्स पेयर लोग हैं, तो इस देश में अभी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी जी सड़कों पर उतरे तो आम जनता उनसे मिलने के लिए आई और इसीलिए जो हमारा न्याय पत्र बना है उसको देश की जनता ने बनाया है। वो चाहते हैं कि देश में आर्थिक न्याय हो, हर जाति धर्म के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले और 10 साल आपको शासन करने का मौका मिला है। आप बताइए ना कि इस देश में आपने सरकारी नौकरियां कितने दी है? आप क्यों नहीं बोलते इसके मुद्दे पर? आप क्यों नहीं कहते कि काला धन जो है वापस ले आए हैं और इतना काला धन है, अगर उसमें कांग्रेस का है तो उसको भी उजागर करिए, अगर भारतीय जनता पार्टी का है तो उसको भी उजागर करना चाहिए। लेकिन इस देश में अब 2014 वाली कैसे नहीं चलेगी। अब उस देश में 2019 के बाद ये 2024 का चुनाव होने जा रहा है और एक एक मुद्दों पर चौपाल हो रही है। गाँव जो है, चाहे अनुसूचित जाति के हो, चाहे पिछड़ी जाति के लोग हो, चाहे आदिवासी हो, वो अपने अधिकारों के लिए सजा किए हैं। ठीक है, और इसीलिए ये देश की जनता चुनाव लड़ने जा रही है। ठीक है सर, केवल चुनाव भाजपा और कांग्रेस के बीच में नहीं है, ठीक है, देश की जनता देख रही है चुनाव देश की जनता के बीच में। ठीक है सुशील जी, ठीक है। भारती जवाब दीजिए, 2014 की कैसेट नहीं चलेगी, 2024 का चुनाव जनता सब कुछ देख रही है और जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। भारती जी, 70 साल जिन्होंने राज किया उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि हम कभी सत्ता से इतने दिनों के लिए बेदखल भी हो सकते हैं। इनको जब कोई बात कही जाती है इनको लगता है 2014 के ही कैसे बदली, अभी 2014 नहीं है। कांग्रेस के लोग अभी तक अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए। माननीय मोदी जी ने 2047 का लक्ष्य ले लिया है कि 2047 में भारत कैसा होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको लेकर आगे बढ़ चुकी है और माननीय कांग्रेस के लोगों को लगता है कि वो 2014 की कैसेट बजा रहे हैं। और रही बात जो ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप लगाते हैं, इनकी सरकार रही 70 साल तक, इन्होंने राज किया, इन्होंने अपनी उपलब्धियां कैसे गिनाई, ये जनता की, मैं अगर ये इन्होंने कोई काम किया होता तो जनता इनको 10 साल में दखल करती, 10 साल इनको घर बैठा देती। इनकी बौखलाहट साफ दिख रही है। जी जवाब दीजिए सर। जी ये जो हमारे भाजपा के नेता कह रहे हैं, मैं बीच में एड्रेस कर रहा हूँ, ये 70 साल वाली कैसे ठीक नहीं है। 70 साल में हमने विश्वविद्यालय एवं सब कुछ बना लिए, ये आपको बताना पड़ेगा। आपने कितना काला धन लेकर आया है, ये आपको बताना पड़ेगा। आप ये बात मत बताइए, आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने 10 साल में
इस पर आपको अपनी बात कहनी चाहिए। अगर हमने 70 साल में काम नहीं किया होता तो ये देश में मात्र केवल 55 लाख करोड़ कर्जा नहीं होता। आपने 205 लाख करोड़ कर्जा कर दिया। आपने 100 लाख करोड़ कर्जा इस देश के गरीब किसान मजदूरों के नाम पर लिया है। और देश में किसान की जो आय है वो मनमोहन सिंह के समय में केवल 4.8% होती थी और आपके समय में 1.3% हो गई है। और इस देश का किसान संक्रमण खड़ा है। और आप कह रहे हैं बार बार कांग्रेस पर आरोप लगाना ठीक है, लेकिन आप अपनी परफॉर्मेंस बताइए कि 10 साल में आपने कितने नौकरी दी है, कितने रोजगार उतरेंगे, कितने सरकारी आपने उपक्रम स्थापित किए हैं, आप बता सकते हैं? कितनी LTPC आपने बना दी है, कितने आपने काम कर दिया है? अगर कोयला खदानें ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए भारती, जल्दी से जाना अमिताभ जी के पास जाना मुझे, जल्दी से। आपने किया है इस देश को बढ़ाने का काम नहीं किया आपने इस देश को बेचने का काम किया है। ठीक है, क्या आरोप लगा रहे हैं? ठीक है भारती जी, जल्दी से जवाब दीजिए। आप लुटेरी सरकार है। आपने PM केयर फंड में पैसा जमा किया। भारती जी जवाब दीजिए जल्दी से सर। आपने इस देश को लूटने का काम किया है और इसका जवाब इस देश की जनता आपको देगी। भारती जी जवाब दीजिए जल्दी से। जी बिल्कुल बिल्कुल, जनता जवाब देगी और जनता ने अभी जो पहले भी जवाब दिया और आगे भी जवाब देगी। लेकिन साथ ही जो अभी आप इतना बौखलाहट से क्यों बोल रहे हैं? आप आराम से बात करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल हो गए बने, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के लिए काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के किसान को राहत देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने देश का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको छुआ नहीं, जिसको किया नहीं होगा। और माननीय मोदी जी तो कह रहे हैं, माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि 10 साल का टेबल था, अभी हम पिक्चर दिखाने वाले हैं। तो आप निश्चित रूप से आप निश्चिंत हो जाइए कि बहुत बड़े व्यापक तौर पर इस देश में परिवर्तन होने वाला है और इस परिवर्तन को हम सभी अपनी नई आंखों से देखने वाले हैं। आप जरा सा बस 4 दिन तक का ध्यान रखिए। ठीक है अमिताभ जी, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, CM योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत झोंके हुए हैं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ और राज्यों में भी लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है। उधर विपक्ष की जरा देखा जाए तो विपक्ष की उतनी बड़ी कोई चुनावी रैलियां संबोधित नहीं कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और CM योगी आदित्यनाथ की चुनाव प्रचार जनता के दिल में एक अच्छी जगह बना जाएगा? क्योंकि विपक्ष का भी देखा गया कि ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ विशाल जिसमें विपक्ष उत्तर प्रदेश में एक मंच पर नजर आया हो। वो तो स्पष्ट दिख रहा है, जिस तरह की तैयारियां हैं, जिस तरह से काम हो रहा है, वो तो स्पष्ट दिख रहा है और जनता हर चीज को समझती है, वो देख रही है। और बहुत मुश्किल की बात ये है कि अभी भी ये लोग ना पुरानी राजनीति जो थी ना इनके 80-90 के दशक वाली, जनता को मूर्ख बनाए रखो और चुनाव के समय में बड़ी बड़ी बातें करके और उनको बरगला लो तो काम हो जाता है, उनको वर्गों में बांट लो काम हो जाता है। ये इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि अब जनता बड़ी ही तीक्ष्ण निगाह से सब कुछ देखती है। और अब केवल मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, ये जो सोशल मीडिया है ना, वो सड़क के एक एक गड्ढे को उठा करके सामने फोटो खींच के ला देता है। तो किसने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है। अब देखिए बेसिक स्तर पे जो काम हुए हैं, किसानों मजदूरों तक जो सुविधाएं पहुंची हैं, जो साधन पहुंचे हैं, देश में जो ढांचागत विकास हुआ है, जिस तरीके से देश के डिफेंस सेक्टर में काम हुआ है, तो अभी राष्ट्रीय सरकार जब चुनने की बात आती है ना तो लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है। आप गांव के लोगों को देखेंगे, वो कहेंगे कि दुनिया में हमारा सम्मान मोदी जी ने बढ़ाया। तो इन सब चीजों को आप झुठला नहीं सकते। मुझे दिक्कत ये आती है कि इतने 5 सालों में मुंह की खाए थे 19 में, उसके बाद भी इन्होंने तैयारियां नहीं की विपक्ष में। इनको मेहनत करनी चाहिए थी, काम करनी चाहिए थी, राजनीति जो बदल रही है उसके हिसाब से अपने को तैयार करना था। तो उसके बजाय ये आपस में लड़ते रहे। आप देखिए लगातार कांग्रेस टूटती रही, इसको समझ में नहीं आया। जबकि हम लोग कई बार बहसों में इस बात को उठाते रहे, जिक्र करते रहे, खास करके कांग्रेस में जो कांग्रेस का जो सेवा दल होता था, जो जमीन से जुड़ी इनकी संस्था थी, उसको भी इन्होंने एकदम खत्म ही कर रखा। उसकी जिक्र तक उसका कहीं नहीं आता है। भाई जनता से जुड़ने में वो आपकी मदद करती थी मुख्य संगठन पे। केवल बड़े नेता थोड़ी संगठन होते हैं, संगठन का एक एक कार्यकर्ता नीचे लेवल पे है, वो आपका मुख्य वहां पे ऊर्जा का केंद्र होता है। उस सबको आपने बुझा दिया, सब आपसे छिटकते चले जा रहे हैं। आप ऊपरी आपसी लड़ाई में, अहम की लड़ाई में टिके हुए हैं। तो उससे कैसे होगा? आज जो राजनीति की अब जो दिशा बदली, जनता का मिजाज बदल गया। अब जनता
आपके दिए हुए उन पे सुविधाओं और उस पे साधनों पे जिंदा रहने की बात नहीं करती है। जनता कहती है कि हमको विकसित देशों की तरह यहाँ पे ढांचागत सही ढंग से विकास करो, हम अपनी आर्थिक प्रगति कर लेंगे। अब नौकरी के चक्कर में जनता आपके पीछे भाग रही है, ऐसा नहीं है। जनता को समझ में आ गया है कि आत्मनिर्भर होने की दिशा में हमें आगे बढ़ना है, और उसके लिए जिस तरीके से ये सरकार सपोर्ट दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है, ऋण दे रही है, उन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ा है। और जब आप ढांचागत विकास सही ढंग से करते हैं तो जनता अपने आप उसको रोजगार में वृद्धि दिखने लगती है, व्यापार में वृद्धि दिखने लगती है, आवागमन बेहतर होता है, बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था होने लगती है, तो वो काम करने लगती है। तो एक अलग किस्म का अब माहौल बन रहा है, जिसके हिसाब से विपक्ष को तैयार होना पड़ेगा। इनको अब नए ढंग की राजनीति को समझना पड़ेगा। पुरानी बातों को लेकर आप देखिए, बेरोजगारी की इतनी बात कर रहे हैं, महंगाई की इतनी बात कर रहे हैं, 5 सालों में कितने बार बड़ा आंदोलन ये खड़ा कर पाया जिसमें जनता शामिल हुई हो महंगाई और बेरोजगारी पे? नहीं हो पाया। आप सरकारी नौकरी के ऊपर जो है जनता को टिकाए रखना चाहते हैं। किसी भी देश की सरकार 1-1.5% से ज्यादा नौकरी नहीं दे सकती सरकारी, तो आपको वो विकल्प तलाशते हैं। विकल्प के रूप में इन्होंने दिया कि कैसे आप आर्थिक उद्यमिता की तरफ बढ़े। छोटे छोटे 5,000 से लेकर के 10 लाख तक के छोटे छोटे ऋण, 30 करोड़ के करीब ऋण दिए गए हैं। ठीक है सर, ठीक है। आप समझिए कि इससे लोगों को फर्क पड़ा है। ठीक है, कर्मा योजना है, कितना असर पड़ा है लोगों को। ठीक है सर, आते हैं आपके पास। गांव-गांव में लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। आते हैं अशोक जी, तो आप समझिए अशोक जी, समाजवादी पार्टी, एक सेकंड सर, ठीक है अशोक जी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में या जहां जहां चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी को कौन से मुद्दों को लेकर घेरेगी, और आप अपनी समाजवादी पार्टी के ऐसे कौन से मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आप जाएंगे जिससे जनता आप पर विश्वास करे? जी जी, बहुत प्यारा सवाल, बहुत उम्दा सवाल, बहुत अच्छा सवाल आपका चौहान साहब। सच्चाई ये है, इतना ही काफी है। मोदी जी 2014 में जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी बातें करी थी। उन्होंने यहाँ तक कि जो है डॉलर का और मनमोहन सिंह का एज का भी वो मुकाबला कर रहे थे। मतलब बात तो देखिए जरा, डॉलर कितना मजबूत होगा, मतलब रुपया हमारा जब कितना आगे जाएगा, इसकी बातें भी करते थे। महंगाई की बातें तो इतनी करते थे जिसका कोई जवाब ही नहीं है। वो बेरोजगार की बात करते थे, किसानों की भी बात करते थे। अब ये अमिताभ जी को नहीं समझ में आता, अलग बात है, मैं कुछ कहूंगा नहीं, आदरणीय व्यक्ति हैं हमारे, वो समझेंगे तो अच्छा लगेगा, इस पर प्रकाश डालेंगे तो अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। तो सवाल इस बात का है कि जो है महंगाई आज कितनी बढ़ गई है, इसका कोई पता नहीं है। बेरोजगारी कितनी ज्यादा हो गई है, बेरोजगारी का लक्ष्य वो बता रहे हैं सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी तो खत्म कर दिया मोदी ने। सरकारी नौकरी जो है भी वो फिलिंग नहीं हो रही है, परीक्षाएं लीक हो रही हैं, और सरकारी नौकरी इसलिए खत्म कर रहे हैं आरक्षण न देना पड़े। सिर्फ आरक्षण का घोटाला करने के लिए, आरक्षण को हटाने के लिए संघ का भी और भाजपा का ये सुनियोजित चाल है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए, दलित वर्ग का आरक्षण खत्म कर दिया जाए, पिछड़े वर्ग का आरक्षण खत्म कर दिया जाए। आरक्षण का बड़ा घोटाला कर रहे हैं। 49,000 शिक्षक भर्ती घोटाला सामने नमूना है इसका। अब नौकरी में देखिए 4 साल की नौकरी दी है, कितना कंजूस आदमी साबित हुए हैं। मोदी जी दिल के कंजूस आदमी है, दिल से बहुत ज्यादा कंजूस आदमी है। खाली पूंजीपतियों के मित्र है और गरीबों के दुश्मन है। 4 साल की नौकरी, गरीब वर्ग का व्यक्ति जाता है सेना में, अधिकतर गरीब छात्र जाते हैं, गरीब नौजवान जाते हैं, सेना में जाते हैं, और सेना में जाने पर 4 साल में जाए। अरे समाजवादी पार्टी से कौन से मुद्दों के साथ आएगी आप बता रहे? ठीक है, समाजवादी पार्टी जरा मुद्दे बता दिए, उन्होंने क्या काम किया? बता रहा हूँ चौहान साहब, सुनने का प्रयास करिए। बिल्कुल सर, 4 साल की नौकरी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हमारे साथ शासन बनेगा, इंडिया की नदियों सरकार आएगी, सबसे पहले हम इसे अग्निवीर योजना को समाप्त कर देंगे और हम परमानेंट नौकरी देंगे। सेना में नौजवान हमारा जाएगा, परमानेंट नौकरी पाएगा। आज सेना की संख्या घट रही है, आज देश बर्बाद करने के कगार पे खड़ा कर दिया है। देश की रक्षा की प्रणाली कब हो जाएगी हमारी, एक दिन आएगा ऐसा। सवाल इस बात का है, चाइना बॉर्डर पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस पर ज्यादा जानने की जरूरत, सब कुछ जानता है। विपक्ष के साथ कब चुनावी जनसभा में मंच पर आ रहे हैं सर? एक बड़ी चुनावी जनसभा कर दीजिए विपक्ष के साथ आप आकर उत्तर प्रदेश में। जी जी, इंतजार कर रही है उत्तर प्रदेश की आवाम। जल्दी ही एक बड़ी जनसभा होगी और एक क्या कई जनसभाएं होंगी। 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज का इलेक्शन है सर। भारतीय जनता पार्टी 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज का इलेक्शन है सर, जल्दी कर लिए, समय निकल रहा है हाथ से।
भारतीय जनता पार्टी के पास इलेक्टोरल बॉन्ड से इतना पैसा आ गया है, ईडी ने इतनी उगाही कर दी है, आईटी ने इतनी उगाही कर दी है कि जो है इनकी उगाही से चंदा आ गया है इनका। एमडी गिरफ्तार होता है, उनको फार्मा का चंदा आ जाता है। तो सवाल इतना पैसा है, अनाप पैसा है भाजपा के पास इतना ज्यादा कि वो रैलियां क्या रैलियां करेगी, रोज रैलियां करेगी, लेकिन रैलियों पर जनता हंसती है इनके ऊपर, इनके रैलियों पर जनता इनको शर्मिंदा करना चाहती है, जनता इनको बुरी हार हराना चाहती है। भारती जवाब दीजिए, भारती जी जवाब दीजिए। देश से भारती जी मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? जी जवाब दीजिए बातों का। वो कह रहे हैं कि जनता उत्तर प्रदेश में। अमिताभ जी सवाल है, अमिताभ जी विचार करें, महंगाई पर भी बोल रहे हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर। आप रैली की बात कर रहे हैं, इनसे करें रैली करिए। आज अभी तक इन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता नहीं पाया कि कहां से चुनाव लड़ने वाले। मुख्य विपक्ष दल है, पता नहीं कि दुनिया में हो और अभी तक नहीं कर पाए कि चुनाव हो रही है, भाजपा की विदाई होने जा रही है। जनता के जाओ हाथ जोड़ो, जनता से हाथ जोड़ो। भाजपा की विदाई तो तब होगी जब हमारी चिंता तुम न करो, जनता से क्षमा मांगो, जनता के दंडवत हो जाओ। इस समय जनता नाराज हो तुमसे। जी जल्दी से भारती जी की बात। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, भारती जी कह रहे हैं कि वो अशोक जी कह रहे हैं कि आपकी विदाई होने वाली है बीजेपी की। वही मैं कह रहा हूँ आप विधायक के सपने देख रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने आप को तय नहीं कर पाए कि कहां से चुनाव लड़ेंगे। आप मुख्य विपक्षी दल है और अभी तक आप लोगों में इतनी खींचतान है, आप खुद में अपने परेशान है। चाचा कहां से लड़ेंगे, वो कह रहे हमारे बेटे को लड़ाइए। अखिलेश यादव जी अपने आप को तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो खुद कहां से लड़ने वाले हैं। तो जहां इतनी खींचतान है, आप पहले अंतर कलह को दूर कर लीजिए। 4 जून के बाद आप बैठ के आपस में तय करिए कि क्या होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने जा रही है। और मैं बार बार फिर वही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो रथ है वो इन सब बातों से नहीं रुकने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में गई है और जनता उसको मान रही है। और जनता कह रही है आप जनता में सर्वे कराइए, आप जनता के बीच में जाइए, क्योंकि आप खुद जनता के बीच में जा नहीं रहे हैं। आप खुद एसी के कमरों में बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग धरातल में कहीं नहीं है। तो आप कम से कम पहले खुद जाइए और आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। मैं तो फिर कहूंगा कि आपके नेताओं का चेहरा जनता भूल चुकी है कि आपके लोकल में कार्यकर्ता कौन है, उनको जनता भूल चुकी है। तो आप कम से कम जनता के बीच में जाइए और एक माहौल खड़ा करने का प्रयास करिए। खड़ा हो जाता है तो ठीक है, मुझे तो असंभव जैसा लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में आपका दिल भी कह रहा होगा कि नहीं, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी काम तो कर रही है। फाइनल कमेंट दीजिए सुशील जी। ये जो चुनाव होने जा रहा है इस देश में केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच में नहीं होने जा रहा है। ये चुनाव एक तरफ भाजपा के कट्टर समर्थक जो एनडीए के समर्थक हैं वो उनको वोट देंगे, और दूसरी तरफ जो भाजपा के से आहत लोग हैं जिसको ये हम लोग अन्याय काल कह रहे हैं, तो इस देश में वो जनता है वो एक तरफ इंडिया गठबंधन के साथ आ रही है। और मुझे लगता है कि ये देश में जो चुनाव हो रहा है वो देश को बचाने का चुनाव होगा, संविधान को बचाने का चुनाव होगा, और हमारे देश की जो संस्थाएं हैं उनको बचाने का चुनाव है। न्यायपालिका से लेकर इस देश में जो व्यवस्था बनाई गई थी कि लोकतंत्र जिंदा रहे, और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐसा अधराज हाथ लेकर के आए हैं, और भ्रष्टाचार पे जो भाषण दिया करते थे वो बेनकाब हो गए हैं। पीएम केयर फंड में उन्होंने इतना पैसा जमा किया है जब उस पर एसआईटी बैठेगी, और इसी तरह से जब ये 33 जो फर्जी कंपनियों से चंदा लिया है इस पर जब जांच होगी, तो मेरा अपना मानना है कि देश के जितने भ्रष्टाचारी है वो इस देश में अब जेल जाने वाले हैं। इसीलिए ये 400 का पार का नारा दे रहे हैं कि ये जरूरत में है। इनको लगता है कि अगर इस देश में सत्ता परिवर्तन होगा तो भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो जाएगी, जो देश में एक नए प्रकार की राजनीति की बात करती थी। इन्होंने दलितों को भी छला, पिछड़ों को छला, आदिवासियों को छला, महिलाओं को छला, युवाओं को छला और व्यापारियों को छलने का काम किया है। हर जाति धर्म के साथ इन्होंने अन्याय किया है, और इसका जवाब कभी कभी जनता देती है। 2004 में भी इन्होंने कहा था इंडिया साइनिंग,
अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री थे जो बहुत ही लोकप्रिय थे, उन्हें भी गलतफहमी थी कि अब इस देश में फिर से भाजपा आ रही है। और आज मोदी जी का कल अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता से बेनकाब हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी अब धरातल पर आएगी। जैसे 2014 के बाद जनता ने इनको मौका दिया था, 10 साल बहुत मौका होता है। अगर ये चाहते, अभी भी मेरे प्रवक्ता काम नहीं बता पाए कि ऐसे कैसे ये लोगों को आज ताकतवर बनाए, कैसे इन्होंने छात्रवृत्ति वृद्धि की है, क्या छात्रावास बनाए, छात्रों के लिए क्या काम किया, नारियों के लिए क्या काम किया, ये बता सकते हैं? कौन सा महिला आरक्षण बिल में पिछड़ी जाति की महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया है? तो क्या समझते हैं कि देश जाति के धर्म के लोग इनकी बातों को समझते नहीं है? हम फिर कह रहे हैं ये 2014 का चुनाव नहीं है, ये 2024 का चुनाव है। 10 साल में अगर इनका परफॉर्मेंस निश्चित तौर पर अगर इन्होंने अच्छा किया होगा तो जनता इनके बारे में सोचेंगी। ठीक है, लेकिन जिस तरीके आराम से अमिताभ जी, फाइनल कमेंट सर आपका। ठीक है सर, ठीक है सुशील जी, इनके साथ ठीक है सर, ठीक है, ठीक है अमिताभ जी। मुझे ऐसा लगता है जी कि ये फिर 4 जून को ईवीएम क्रंदन शुरू करेंगे। ये लोग समझने को तैयार नहीं है। विपक्ष का अब विपक्ष शोर मचाने लायक भी अगर संसद में नहीं रहेगी तो बहुत मुश्किल होने जा रही है। एग्जैक्टली, और विपक्ष का मजबूत होना बेहद जरूरी है सर। मुझे लग रहा है इस बार मजबूत विपक्ष भी नहीं आने जा रहा है। जिस ढंग से अभी तक ये लोग व्यवहार कर रहे हैं, सीरियस होकर के अपनी तैयारियों पे नहीं जा रहे, केवल यहाँ भाषण दे देने से चैनल पे नहीं आने वाला। भाई आप स्थिति को समझिए, स्वीकारिएगा, तब जाकर के जमीन पर मेहनत कीजिएगा, तब जाकर के सीटें कुछ बेहतर होंगी। अभी सीटें कुछ बेहतर हो जाए इसके लिए कम से कम कोशिश कीजिए और सारे जो दल जो विपक्ष में है मिल करके कम से कम इलेक्शन के चुनाव रैली और रोड शो करना शुरू कीजिए। नहीं तो आपके कार्यकर्ताओं का आपस में समन्वय नहीं होगा तो आपकी पार्टी का जब आदमी जहां कैंडिडेट खड़ा होगा वहां सहयोगी पार्टी का कोई आदमी सहयोग करने नहीं आएगा। ये समझिए आप लोग और मेहनत कीजिए, नहीं तो बहुत बुरी हालत होने वाली है जो मैं देख रहा हूँ। किस प्रकार की मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी विपक्ष को, अमिताभ जी? विपक्ष को जरूरत है कि वो तत्काल अपने सारे जो मतभेद हैं, विभेद हैं, उनको खत्म करें और चुनावी जो तैयारियां हैं, रैलियां हैं, उन सबको आयोजित करना शुरू करें, अपने कार्यकर्ताओं से बात करना शुरू करें और उनको संगठित करें, बूथ लेवल तक उनसे बातचीत करें। और जैसे कांग्रेस और सपा उत्तर प्रदेश में लड़ रही है तो दोनों के कार्यकर्ताओं की बैठकें तो करवा ले मोहल्ले स्तर तक कम से कम, कि वो आपस में एक दूसरे को समर्थन देंगे। नहीं तो पता चलेगा कि कांग्रेस वाले सोचेंगे सपा का उम्मीदवार खड़ा है तो हम क्यों जाए प्रचार करने और हम क्यों जाए बोलने के लिए। जहां कांग्रेस का खड़ा होगा वहां सपा वाले सपोर्ट नहीं करेंगे तो फायदा क्या हुआ आपके एक साथ होने का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है चारों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। सुशील जी आपका, शिव जी आपका, अमिताभ जी आपका और अशोक जी आपका। लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे जिस प्रकार से देखा जाए कि विपक्ष और बीजेपी पे लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और ये देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जब भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा कर रहे हो, चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर जमकर घेर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में पल पल कैंडिडेट बदलने का आखिरकार मतलब क्या है? समाजवादी पार्टी कह रही है हमारी पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है और कांग्रेस की तरफ से खबरें ये आ रही हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। क्या इतनी लेट राहुल गांधी आएंगे अमेठी में तो अमेठी की जनता स्वीकार करेगी? क्या कांग्रेस को रायबरेली की जनता प्रियंका गांधी को स्वीकार करेगी? चर्चाएं इस प्रकार की आ रही हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। और फिलहाल प्राइम एजेंडा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।